नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे और बेहतरीन काम कर रहे होंगे। आइए आज हम देखते हैं कनिष्ठ सहायक अर्थात जूनियर असिस्टेंट भर्ती परीक्षा 2015 जो कि हुई थी 31/5/2015 को हुई थी। आज हम इसका व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र देखते हैं। तो जिसमें भाग 1 है हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता। इसका पहला क्वेश्चन है योगदान में कौन सा समास है। तो योगदान में कौन सा समास है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, योगदान में तत्पुरुष समास है। कौन सा है? योगदान में तत्पुरुष समास। अब देखते हैं हम समास, तत्पुरुष समास होता क्या है। जिसका पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान होता है वो कहलाता है तत्पुरुष समास। ठीक है, इसमें योग का दान संबंध का लोप होता है, अर्थात का शब्द इसमें छुपा होता है। और अगला देखते हैं जिस समास में प्रथम पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष संज्ञा हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे महाकवि, महावीर, महात्मा। और जिस समास में प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बतलाता है और दोनों पद मिलकर किसी अन्य की विशेषता बताएं तो वहाँ बहुब्रीहि समास कहलाता है। जैसे दशानन, चंद्रशेखर, चक्रपाणी। और जिस समास में पहला पद प्रधान हो और दूसरा पद संज्ञा हो वहाँ पे क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। जैसे आमरण, आगत, उपगंगा, उपस्थित, प्रणाम, यथार्थ, यथाशक्ति। अगला क्वेश्चन है उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या है। उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या है? तो यहाँ पे उच्छ्वास दिया है ऑप्शन ए, उच्छ्वास दिया है ऑप्शन बी, उत्श्वास दिया है ऑप्शन सी और ऑप्शन डी है उच्छ्वास। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उच्छ्वास का संधि विच्छेद है उत्श्वास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो हर समय अपना मतलब साधता उसे क्या कहते हैं? स्वार्थी। जो हर समय अपना मतलब साधता उसे स्वार्थी कहते हैं। ठीक है, ये देखिए स्वार्थी यहाँ पे दिया गया। और दूसरों का भला चाहने वाला क्या कहलाता है? परमार्थी। और जो केवल अपने मतलब से संबंध रखता हो वह क्या कहलाता है? मतलबी। मतलबी कौन होता है? जो केवल अपने मतलब से संबंध रखता हो। और जो खुद रथ चलाता हो उसे क्या कहते हैं? स्वारथी। देखिए यहाँ पे स्वार्थी और स्वारथी, इसमें उच्चारण का फर्क है। इसमें स्वार्थी रा आधा है और इसमें रा पूरा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है। बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो ऑप्शन ए है बहिर, ऑप्शन बी है बहिर, ऑप्शन सी है बहिस, ऑप्शन डी है बहि। तो ऑप्शन इसका सही आंसर है बहिर। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि यहाँ पे आधा रा है, यहाँ पे आधा रा है और इसमें जबकि पूरा रा, तो ये गलत हो गया और ये सही है। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है। पहला ऑप्शन है एक विज्ञान गोष्ठी हुई जिसमें अनेक वक्ता बोले। ठीक है, ऑप्शन बी वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है। ऑप्शन सी है मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नई है। ऑप्शन डी यह वही बच्चा है जिसे बैल ने मारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है। यह क्या है? यह मिश्र वाक्य नहीं है। ठीक है, जब दो या दो से अधिक सरल वाक्य या उपवाक्य समुच्चय बोधक अव्यय के माध्यम से जुड़े हों तो उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। इस वाक्य में परिश्रमी ही नहीं एक उपवाक्य सरल तथा ईमानदार भी है। दूसरा उपवाक्य जो कि वर्ण समुच्चय बोधक अव्यय के माध्यम से जुड़ा हो, तो यह क्या है? यह सरल वाक्य है। संयुक्त वाक्य है। छठा क्वेश्चन साहित्य जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। यह उक्ति किसकी है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी,
ऑप्शन बी महावीर प्रसाद, ऑप्शन सी नगेंद्र, ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी? तो यह ऑप्शन ए है भारतेंदु युग, ऑप्शन बी है छायावाद युग, ऑप्शन सी है द्विवेदी युग, ऑप्शन डी है छायावादोत्तर युग। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मर्यादा द्विवेदी युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी। मर्यादा पत्रिका का पहला अंक नवंबर 1910 में कृष्णकांत मालवीय के द्वारा प्रयाग से प्रकाशित किया गया था। इसके प्रथम अंक का प्रथम लेख मर्यादा नामक शीर्षक से पुरुषोत्तम दास टंडन के द्वारा लिखा गया था। अब अगला क्वेश्चन है सुमेलित करना है किसको? उनके रचनाकारों के नाम से। जैसे पहला है ऑप्शन ए भक्ति ही नहीं कछु भेदा, भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, और दूसरा बी है हम राज्य के लिए मरते हैं, सी है ये उपमान मैले हो गए हैं, डी है बतरस लालच लाल की। और पहले राइटर हैं अज्ञेय, दूसरे हैं बिहारी, तीसरे हैं मैथिली शरण गुप्त और चौथे हैं तुलसीदास। जैसे हम सबको इनसे मालूम नहीं पता है तो कैसे गेस कर सकते हैं? जैसे तुलसीदास के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये भक्ति लाइन से हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने रामायण लिखी है। तो ए को हम 4 से मिला देते हैं। हम ऑप्शन में देखते हैं A4 किसके साथ है, यहाँ पे देखते हैं इसमें नहीं, ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, सी हो सकता है या तो डी हो सकता है। अब अगर हमको इनमें फिर से किसी से नहीं पता तो हम इनकी प्रोबेबिलिटी देख सकते हैं कि डी में सबसे ज़्यादा बार कौन आया है। यहाँ पे 4 आया है, यहाँ पे 4 आया है, बट ये दोनों ऑप्शन तो रॉन्ग ही है क्योंकि यहाँ पे ए में 4 नहीं आया है, डी के साथ 4 हो ही नहीं सकता, तो ये दोनों गलत ही पहले ही हैं। अब सी के साथ देखते हैं 2 1 है, यहाँ पे भी 2 है, ठीक है, और बी के साथ है 3 3। अब आपको थोड़ा सा गेस करना पड़ेगा, बट यहाँ पे हमको जैसे पता है कि हम राज्य के लिए मरते हैं, तो यह कथन किसका है? यह कथन है मैथिली शरण गुप्त का। ये उपमान मैले हो गए हैं, ये कथन किसका है? ये अज्ञेय का है। और बतरस लालच लाल की, यह किसका है? यह है बिहारी की। अगला क्वेश्चन नंबर 9। देखो 9 और 10 में क्या करना है? शब्दों के विलोम चुनने हैं। तो इसे यहाँ पे दिया कृतज्ञ, तो कृतज्ञ का विलोम होता है कृतघ्न, कृतघ्न, ठीक है। कृतज्ञ का विलोम क्या होता है? कृतघ्न। और 10वां क्वेश्चन है संकीर्ण। संकीर्ण का विलोम क्या होता है? विकीर्ण। संकीर्ण का विलोम विकीर्ण होता है। अब 11th नंबर क्वेश्चन और 12th में क्या करना है हमको? पर्यायवाची शब्द देखने हैं। तो मृगधर किसको कहते हैं? मृगधर किसको कहते हैं? शिव जी को। मृगधर किसको कहते हैं? शिव जी को। और यहाँ पे और भी पर्यायवाची दी हुई हैं। जैसे सिंह है, सिंह की पर्यायवाची है शार्दुल, केहरी, केसरी, वनराज, मृगराज। और चंद्रमा की पर्यायवाची है शशि, राकेश, इंदु, मृगांक, मयंक। और शिव की पर्यायवाची है शंभु, शंकर, महादेव, महेश, आशुतोष, चंद्रशेखर, मृगधर। ये सब किसकी है? शिव की। मयूर की पर्यायवाची है नीलकंठ, कलापी, केकी, सिखी और शिखंडी। अगला क्वेश्चन है पराग। पराग का भी हमको क्या देखना है? पर्यायवाची। ऑप्शन ए है भारती, ऑप्शन बी है फूल, ऑप्शन सी है सुगंध और ऑप्शन डी है सुकुमार। तो पराग का पर्यायवाची क्या है? ऑप्शन सी सुगंध। सुगंध, खुशबू, महक, सुवास, सुरभ, परिमल, ये सब किसकी? पराग के पर्यायवाची। जब हम बात करते हैं फूल की, तो फूल का पर्यायवाची है कुसुम, सुमन, प्रसून, पुष्प, लतांत, मंजरी और फल पतिता गुल। और भारती का पर्यायवाची है वाणी, वागीश, वागेश्वरी, विधाती, वीणावादिनी, वाचा, शारदा, सरस्वती, ब्राह्मी। और सुकुमार का पर्यायवाची है मुलायम, कोमल, नरम और मृदु। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं।
इसमें क्या दिया गया है, देखो 13 से 15 नीचे दिए गए शब्द के अर्थ व्यंजक चार विकल्प दिए गए हैं। सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ व्यंजक विकल्प का चयन चुनकर लिखें। तो 13 नंबर है गयंत। गयंत का अर्थ क्या होता है, बड़ा हाथी। गयंत का अर्थ क्या होता है, बड़ा हाथी। अब जैसे मुझे डायरेक्ट पता था तो हम डायरेक्ट इस पे आ गए, ऑप्शन देखे तुरंत पहले यही क्लिक हो गया। और 14 नंबर क्वेश्चन है मूढ़ चेता, जिसका ऑप्शन ए है मूर्ख के बाद में चतुर बन गया हो, मूढ़ चेता। ऑप्शन बी है आलसी, ऑप्शन सी है मूर्ख, ऑप्शन डी है दूसरों को मूर्ख बनाने वाला। तो इसका सही आंसर है सी, ऑप्शन सी जो है मूर्ख। मूढ़ चेता का अर्थ क्या होता है, मूर्ख। क्वेश्चन नंबर 15 प्रायोगिक। प्रायोगिक का अर्थ क्या होता है, प्रायोगिक का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए जिसका प्रयोग कई वस्तुओं के योग से किया जाए, ऑप्शन बी जिसका पहले प्रयोग किया जा चुका हो, ऑप्शन सी जिसका प्रयोग भविष्य में हो, ऑप्शन डी जिसका नित्य प्रयोग किया जाए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जिसका प्रयोग पहले किया जा चुका हो। अब क्वेश्चन नंबर 16 खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चल गई, पंक्ति में अलंकार कौन सा है। ऑप्शन ए उपमा, ऑप्शन बी अनुप्रास, ऑप्शन सी संभावना, ऑप्शन डी उत्प्रेक्षा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उपमा। उपमा अलंकार है इसमें। देखिए खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चल गई में उपमा अलंकार है। जब एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाए तो उसे उपमा अलंकार कहा जाता है। तुलना प्रकट करने वाले शब्द सा, सी, से, समान आदि हैं। जहाँ वर्णों की आवृत्ति हो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारु चंद की चंचल किरणें में क्या है, चा वर्ण कई बार आया है, तो यहाँ पे क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ पे क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार। जैसे शब्द हैं जनु, जानो, मनु, मानो, मनो, जनो इत्यादि होते हैं। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर पापी मनुज आज भी मुख से राम नाम निकालते हैं, इस काव्य पंक्ति में अलंकार कौन सा है। ऑप्शन ए विरोधाभास, ऑप्शन बी दृष्टांत, ऑप्शन सी विभावना, ऑप्शन डी उदाहरण। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी दृष्टांत। पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालतो, देख भयंकर भेड़िए भी आज आंसू ढालते। उक्त काव्य पंक्ति में दृष्टांत अलंकार कौन सा है, दृष्टांत अलंकार। जहाँ उपमेय और उपमान के साधारण धर्म में भिन्नता होते हुए भी बिंब प्रतिबिंब भाव से कथन किया जाए तथा वाचक शब्द का उल्लेख न हो, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। यहाँ प्रथम पंक्ति का दूसरे पंक्ति से बिंब प्रतिबिंब भाव दर्शाया गया है, अतः दृष्टांत अलंकार होगा। 18 नंबर क्वेश्चन फिर क्या है, शांत रस का स्थायी भाव क्या है। ऑप्शन ए है निर्वेद, ऑप्शन बी है रति, ऑप्शन सी है श्रृंगार, ऑप्शन डी है ग्लानि। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए निर्वेद। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है, और जबकि श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है, और विभत्स का स्थायी भाव है घृणा जुगुप्सा। अब हम देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन 19। इसमें क्या है, इसमें पहला क्वेश्चन पहला अंक दिया हुआ और फिर छठा दिया, बाकी के 4 आपको ढूंढने हैं। ढूंढने क्या मतलब, अरेंजमेंट करना है। कुल मिलाकर आत्मरक्षा अब है यह है कि रपट तथा पुलिस अधिकारियों की बातों से यह निकट सामने आता है कि छात्राओं को आत्मरक्षा के लिए सुरक्षा के तरीकों में के मामलों में महिला आयोग, और छठा है निपुण किया जाता है। तो पहला क्वेश्चन, पहला बिंदु और छठा बिंदु ये फिक्स है। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, उलट फेर कर सकते हैं, और आपको एक अर्थपूर्ण वाक्यों का क्रम बनाना है। तो हम पहले एक चीज देखते हैं इसमें,
अगर इस तरह के सवाल आते हैं, सबसे पहले हम ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन में देखते हैं पहले क्या दिया हुआ है। ऑप्शन पे ला है और फिर वाह है, यहाँ पे या रा है और यहाँ पे वाह है, मतलब कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, मतलब हमको सारे चार के चारों देखने पड़ेंगे। तो हम देखते हैं, पहले से रखते हैं ला। कुल मिलाकर आत्मरक्षा, छात्राओं को आत्मरक्षा के लिए। अब देखिए यहाँ पे आत्मरक्षा है, छात्राओं को आत्मरक्षा के सुरक्षा के तरीकों में। यहाँ पे कोई भी शब्द हमको ऐसा नहीं लग रहा जो इन दोनों को जोड़ रहा हो, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाता है। अब हम देखते हैं ऑप्शन बी। अब इसमें कहाँ से शुरू है, रा से, तो पहले हम देखते हैं पहला क्या है, कुल मिलाकर आत्मरक्षा, और फिर हम आ जाते हैं रा पर। आत्मरक्षा बातों से यही स्पष्ट, इसमें भी कोई योजक शब्द हमको नहीं दिख रहा कि जो इन दोनों वाक्यों को जोड़ रहा हो। ठीक है, तो ऑप्शन बी भी गलत हो गया। अब ऑप्शन सी की तरफ हम चलते हैं, जैसे वाह, अब वाह से देखते हैं, कुल मिलाकर आत्मरक्षा के मामले में। अब यहाँ पे देखिए के जो है और मामले में, ये क्या कर रहा, महिला आयोग के साथ इसको जोड़ रहा है। चलिए इसको हम रखते हैं। अब उसके बाद है या, महिला आयोग की रपट तथा पुलिस अधिकारियों की, रा फिर क्या होगा, बातों से यही निष्कर्ष सामने आता है कि छात्राओं को आत्मरक्षा के लिए सुरक्षा के तरीकों में निपुण किया जाता है। अब ये सही लग रहा है, लेकिन सबसे उपयुक्त हमको देखना है। अब हम ऑप्शन डी की तरफ भी चलते हैं। ये शुरू होता है या से, तो देखते हैं या को, कुल मिलाकर आत्मरक्षा की रपट तथा पुलिस अधिकारियों की, उसके बाद रा, बातों से यही निष्कर्ष सामने आता है कि ला, छात्राओं को आत्मरक्षा के लिए सुरक्षा के तरीकों में, देखिए यहाँ पे तरीकों में, और उसके बाद के मामले में, सुरक्षा के तरीकों में के मामले में, यहाँ पे ये दो में और के, ये सेंटेंस वाक्यों को सही से जोड़ नहीं रहे, इसके लिए ये भी गलत होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें भी आपको सेंटेंस अरेंजमेंट करना है। पहला दिया है तब चेचक के समानांतर, और छठा है हाथों में छोटे घाव व फुंसियाँ हो जाती थी। अब इन चारों में आपको फिर से अरेंज करना है, तो हम फिर वही काम करते हैं। देखते हैं पहले में क्या है, इसमें सब में या ही दिया है, मतलब पहला तो आपका या पक्का हो गया। तब चेचक के समानांतर एक और बीमारी थी, गौ शीतलता। अब उसके बाद देखते हैं रा है, ला है, वाह है और रा है। अब हम पहले यहाँ पे देखते हैं रा रखकर, एक और बीमारी थी गौशीलता, इसका शिकार हो जाता है इसके और उसके। अब यहाँ पे ये दोनों सेंटेंस आपको दिख रहे हैं, इनके भी गौशीतलता इसका शिकार हो जाता है। यहाँ पे आपको कोई भी जोड़ने वाला शब्द नहीं दिख रहा, तो ये गलत होगा, और इसी के साथ ये डी भी गलत हो, ए और डी गलत हो गया। अब हम चलते हैं बी के साथ। या के बाद अब क्या आएगा, वाह। देखो तब चेचक के समानांतर एक और बीमारी थी, गौ शीतलता। प्रायः यह रोग गाय के थनों में होता था। अब यहाँ पे देखिए प्रायः, कॉमा के बाद प्रायः जो है यह एक नया वाक्य शुरुआत कर रहा है। प्रायः, उसके बाद क्या है, वाह, वाह के बाद क्या है, ला, थनों में होता था। आम धारणा यह थी कि बीमार गाय का दूध पीने वाला इसका शिकार हो जाता है। यहाँ पे देखो दूध पीने वाला क्या होगा, शिकार, मतलब इसके बाद आएगा, और उसके हाथों में छोटे घाव व फुंसियाँ हो जाती हैं। पहले इसके देखिए, आप पहले बीमारी के शिकार होंगे, उसके बाद उसका असर जो होगा वो दिखाई देगा। ठीक है, तो हमारी तरह से ये ऑप्शन बी सही देखते हैं। हाँ, इसका सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। पहला वाक्य दिया है देश में संतुलित क्षेत्रीय विकास, और छठा दिया है सीधे निवेश किया जाना है। और हम इसमें देखते हैं, इसमें भी 4 वाक्य दिए हुए हैं। ऑप्शन सबसे पहले देखते हैं। देखो वाह, वाह या रा, तो हम सबसे पहले देखते हैं वाह के साथ जो जा रहे हैं, वाह। देखिए पहले जो ज़्यादा बार आया उससे फ़ायदा क्या होगा, अगर सूटेबल हो रहा है उसके साथ
तो मतलब इन्हीं दोनों में से सही। अगर पहला सूटेबल नहीं हो रहा तो मतलब ये दोनों एलिमिनेट हो सकते हैं। तो इस तरह आप जो पहले ज़्यादा बार आया उसको देखना चाहिए, ठीक है। तो पहले हम शुरू करते हैं। देश में संतुलित क्षेत्रीय विकास, ठीक है, देश में संतुलित क्षेत्रीय विकास वह क्या है की प्रगति। देखो, विकास की प्रगति का सबसे महत्वपूर्ण कारण, फिल्ला देखते हैं, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के जरिए यह है केंद्र सरकार द्वारा उन उद्यमों में रहा है योजनागत और योजनेतर संसाधनों द्वारा सीधे निवेश किया जाना है। तो यह तो मुझे एकदम सही लग रहा है कि यह एकदम सटीक बैठ रहा है। तो इसका ऑप्शन ए हम सही करते हैं, देखते हैं। हाँ, इसका सही ऑप्शन भी ए ही है। देखिए, अब जरूरी नहीं कि आप देख के ही के, आप जब वाक्य को पढ़ते हैं तो आपको सही चीजें दिखेंगी सीधे सीधे। अब हम अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। राज्यों को विभिन्न योजनाओं के लिए और छठा है संतुलित क्षेत्रीय विकास करना है। अब इसमें देखते हैं या, रा, ला, वा, इसमें भी 4 है। इसमें देखते हैं सबसे पहले कौन सा रिपीट हो रहा, वा, या, रा, ला। इसमें कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, लेकिन अंत में हम देख सकते हैं रा आ रहा है। ये देखिए, रा यहाँ पे अधिकांशता है। तो अगर 3 बार रा अंत में आ रहा है तो पहले आने की संभावना बहुत कम हो जाती है। लेकिन चलो हम देखते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हम लेते हैं ए से, वाह, पर या से लेते हैं। चलो देखते हैं। राज्यों को विभिन्न योजनाओं के लिए जो संसाधन दिए जाते हैं, देश के विभिन्न भागों का वह है उनका उद्देश्य, भागों का उनका उद्देश्य। देखिए, ला के बाद वह सही नहीं बैठ रहा, तो ला के बाद वह और कहाँ है, नहीं, तो मतलब ये सी तो गलत हो गया। अब ए हम देखते हैं, यहाँ पे ए में क्या है, पहले वाह, राज्यों को विभिन्न योजनाओं के लिए व उनका उद्देश्य, योजनाओं के लिए उनका उद्देश्य, ये भी सही नहीं बैठ रहा है। राज्यों को विभिन्न योजनाओं के लिए, रा क्या है, योजना आयोग के माध्यम से, फिर या क्या है, जो संसाधन दिए जाते हैं, जो संसाधन दिए राज्यों को विभिन्न योजनाओं के लिए जो संसाधन दिए जाते हैं, ये सी देखते हैं। देखो, सी में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। राज्यों को विभिन्न योजनाओं के लिए जो संसाधन दिए जाते हैं, ला क्या होगा, देश के विभिन्न भागों का उनका उद्देश्य। हाँ, ये यहाँ पे गड़बड़ हुआ था, ठीक है, इस ठीक है। रा, बी देख रहे थे हम लोग शायद, चलो दोबारा देखते हैं। राज्यों को विभिन्न योजनाओं के लिए योजना आयोग के माध्यम से जो संसाधन दिए जाते हैं, उनका उद्देश्य देश के विभिन्न भागों का संतुलित क्षेत्रीय विकास करना है। तो हमको तो ये बी ऑप्शन सही लग रहा है, लेकिन अब हम ऑप्शन डी की तरफ भी चल के देखेंगे कि ये क्या है, सही भावार्थ बना रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले ला देखते हैं। राज्यों को विभिन्न योजनाओं के लिए देश के विभिन्न भागों का वह क्या है, उनका उद्देश्य। फिर देखिए, ला के बाद वह आ गया यहाँ पे, ये भी नहीं बैठ रहा, तो हमारी तरफ से बी ऑप्शन सही है। चलिए आंसर इसका देखते हैं। यहाँ पर भी ऑप्शन बी सही दिया हुआ है। अब प्रश्न निर्देश दिया है, प्रश्न संख्या 23 से 27। निम्नलिखित अवतरण को पढ़कर संबद्ध वैकल्पिक उत्तरों में से सही उत्तर का चयन कर उसे चिन्हित करें। हम लोग सबसे पहले पैसेज को पढ़ेंगे। हम सब लोग एक भीड़ से गुजर रहे हैं। हम सब लोग एक भीड़ से गुजर रहे हैं जो सवेरे घर से निकलकर दफ्तर और वापस घर जाकर अपना दिन सार्थक करते हैं। उन्हें भीड़ से सिर्फ बस में साक्षात्कार होता है जो मोटर के चलते हैं,
जो मोटर से चलते हैं उनके लिए भीड़ एक अवरोध है। जो मोटर से चलते हैं उनके लिए भीड़ क्या है? एक अवरोध है, जिसे वे लोग सशक्त और फुर्तीली सवारी गाड़ी से पार कर जाते हैं। तो इन लोगों की गाड़ी कैसी है? सशक्त और फुर्तीली सवारी गाड़ी है। जो पैदल चलते हैं वे खुद भीड़ है, लेकिन ये तीनों वास्तव में न तो भीड़ से कुछ समय के लिए निपटकर बाकी समय मुक्त हैं, न अलग अलग रास्तों के कारण भीड़ के अंदर कम या ज़्यादा फंसे हुए हैं। ये सब बिल्कुल एक ही तरह से और हर समय पूरी तौर से भीड़ में फंस चुके हैं। सिर्फ इतना है कि ये जानते नहीं और या तो बिल्कुल नहीं जानते कि जिसके पास सत्ता है वह राज्य की हो या संगठित उद्योग की, वह भीड़ का इस्तेमाल भीड़ में फंसे व्यक्ति के विरुद्ध करता है। जान भी ले तो सिर्फ इतना जानते हैं कि हम इस संसार के नहीं रह गए हैं और हमारे चारों तरफ जीवन नहीं बल्कि भीड़ है, जो अपनी शक्ल भीड़ के पर्दे पर नहीं देख सकते। अगर किसी को यह शक्ल दिखाई देने लगे तो उसे मालूम होता है कि अब वह जिस भीड़ को पहचानता है वह अभी तक उसके विरुद्ध इस्तेमाल की जाती रही है। अपनी शक्ल का यह परिचय कवि के लिए, जो एक भीड़ से अन्य सामान्य जनों को अपेक्षा अधिक गहरा भाषाई संबंध रखता है, एक मुक्त कर देने वाला अनुभव बन जाता है। उसका विपर्याय भी सही है कि जब तक उसे अपनी शक्ल नहीं दिखाई देती वह फंसा रहता है। तो उपयुक्त गद्यांश का सही शीर्षक क्या है? ऑप्शन ए है भीड़ में फंसे लोग, ऑप्शन बी भीड़ की शक्ल, ऑप्शन सी भीड़ में कवि, ऑप्शन डी भीड़ का इस्तेमाल। इसमें आप लोगों को लग सकता है कि भीड़ की शक्ल या फिर भीड़ में फंसे लोग हो सकते हैं, लेकिन अंत में हम देखते हैं कि यहाँ पे कवि या परिचय कवि के लिए है। ठीक है, तो कवि अपने लिए कह रहा है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी भीड़ में कवि। 24 नंबर है क्वेश्चन, भीड़ से मुक्ति का उपाय। भीड़ से मुक्ति का उपाय क्या है? ऑप्शन ए है भीड़ में खो जाना, ऑप्शन बी भीड़ का इस्तेमाल करना, ऑप्शन सी है भीड़ से दूर रहना, ऑप्शन डी है भीड़ में अपनी शक्ल देखना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी भीड़ में अपनी शक्ल देखना। अगला क्वेश्चन है, भीड़ किनके लिए रुकावट है? ऑप्शन ए मोटर में चलने वालों के लिए, ऑप्शन बी दौड़ने वालों के लिए, ऑप्शन सी पैदल चलने वालों के लिए, ऑप्शन डी बस में चलने वालों के लिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मोटर में चलने वालों के लिए भीड़ क्या है? एक रुकावट है। क्वेश्चन नंबर 26, भीड़ का इस्तेमाल किसके विरुद्ध किया जाता है? अभी तो हम लोगों ने सब मान लो पैसेज तो सब है। आप देखिए पैसेज को जितने अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे आपके क्वेश्चन के आंसर उतनी ही जल्दी से आपको मिलेंगे। ऑप्शन ए है जैसे इसका विरोधियों के विरुद्ध, ऑप्शन बी है भीड़ में फंसे लोगों के विरुद्ध, तो सीधे सीधे हम लोग को पता है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 27, भीड़ का इस्तेमाल कौन करता है? सरकार, पूंजीपति, सत्ताधारी या नेता? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी सत्ताधारी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए 28 से 31 तक आपको क्या है? त्रुटि रहित वाक्य चिन्हित करना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो पहला ऑप्शन है ए है 28 का ए, गीतों की पुस्तक एक ला दीजिए। ये तो सीधे सीधे गलत है। गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए, हाँ ये सही लग रहा है। और सी है एक गीतों की पुस्तक ला दीजिए, ये भी गलत है। ऑप्शन डी है एक गीत की पुस्तक ला दीजिए, ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29, मैं सारी रात भर जागता रहा। अब यहाँ पे सारी भी है और रात भर भी है, या तो सारी रात कर दो या तो रात भर कर दो, एक से ही निकले, पहला गलत हो गया। मैं पूरी रात भर, यहाँ भी पूरी रात है और यहाँ भी भर है, या तो पूरी लिख दो या तो भर लिख दो,
ये भी गलत हो गया। ऑप्शन सी, मैं पूरी रात में जागता रहा। मैं पूरी रात में जागता रहा, रात में जागता रहा, ये भी देखते हैं। अच्छा, मैं सारी रात जागता रहा, ये एकदम सही लग रहा है। ऑप्शन डी इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब तक मैं ना आऊं, ये है जब तक मैं नहीं आऊं इस समय तक तुम पढ़ते रहो। इस समय तक तुम पढ़ते रहो, ये कुछ अटपटा लग रहा है, चलो इसको छोड़ देते हैं। ऑप्शन बी, जब तक मैं ना आऊं तब तक तुम पढ़ते रहना, ये कुछ सही लग रहा है। ठीक है, ऑप्शन सी भी देख लेते हैं। जब तक मैं ना आऊं उस समय तक तुम पढ़ते रहना। उस समय तक, अरे जब तक मैं ना आऊं तब तक तुम पढ़ते रहना, बात खत्म। उस समय तक, इस समय तक क्या लगा रखा है। ऑप्शन डी, जब तक मैं नहीं आऊं तब तक तुम पढ़ते रहना। जब तक मैं नहीं आऊं, मैं नहीं आऊं, अब यहाँ पे नहीं नहीं, यहाँ पे ना हो सूटेबल लग रहा है। ऑप्शन बी देखते हैं। जब तक मैं ना आऊं तब तक तुम पढ़ते रहना, यही सही लग रहा है। ऑप्शन बी हाँ सही भी है। 31 नंबर अगला क्वेश्चन है, यह काम में आसानी सहित कर सकता हूं। आसानी सहित कर सकता हूं। ऑप्शन बी, यह काम मैं आसानी से कर सकता हूं, यह सही लग रहा है हमको। ऑप्शन सी भी देखते हैं। यह काम मैं आसानी पूर्वक कर सकता हूं। ऑप्शन डी है, यह काम मैं आसानी के साथ कर सकता हूं। इसका मुझे सही आंसर ही ऑप्शन बी ही लग रहा है, यह काम मैं आसानी से कर सकता हूं। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 से 35 तक क्या है। निम्नलिखित वाक्यों में एक स्थान रिक्त है, उचित विकल्प चुनकर चिन्हित करें। गांधी जी का अर्थशास्त्र धर्म और किस पे था। धर्म और, मुझे तो अहिंसा लग रहा, बट इसमें ऑप्शन ए दिया हुआ है न्याय। धर्म और न्याय पर आधारित था। ठीक है। 33, दृष्ट राष्ट्रीयता का आधार है। हम धर्म सम्मत, धर्म सापेक्ष, धर्मानुसार और धर्म निरपेक्ष, हमारा संविधान में दिया हुआ है धर्म निरपेक्ष। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही होगा। लोकतंत्र राज्य जनता में राष्ट्रीय भावना खालिस्तान है रूप में जागृत करते, संकीर्ण, अस्वाभाविक, अनिरंजित, स्वाभाविक। लोकतंत्र राज्य जनता में राष्ट्रीय भावना स्वाभाविक रूप में जागृत करता है। 35 है, विकास के लिए आर्थिक आवश्यक होती है क्या। विविधता, आत्मनिर्भरता, यही सही है। विकास के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता बहुत आवश्यक होती है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है। पार्श्विक समझ रहे हैं ना, जिसकी ध्वनि पीछे से आती, मतलब पार्श्व से आती है, अर्थात मुख के पिछले भाग से आती है। जैसे हम सा कहते हैं तो सा देखते हैं जबान आगे तरफ लगती है, झा कहते हैं तो आगे जू लगती है, या कहते हैं तो या मध्य में लगती है, जबकि ला कहते हैं तो राउंड होके पीछे जाने की कोशिश करती है, ला पीछे से आवाज आती है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी। एक्सप्लेनेशन इसके पढ़ लेते हैं। देखो, जिन वर्णों के उच्चारण में पार्श्व से ध्वनि का आगमन होता है पार्श्विक व्यंजन कहलाता है। उपयुक्त विकल्प में बी में उल्लेखित वर्ण ला पार्श्विक व्यंजन है। ठीक है। उन्मेष किस प्रकार का शब्द है। उन्मेष किस प्रकार का शब्द है। ऑप्शन ए तद्भव, ऑप्शन बी तत्सम, ऑप्शन सी देशज, ऑप्शन डी आगत। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए तद्भव। उन्मेष शब्द तद्भव है। संस्कृत के शब्द से उत्पन्न शब्द तत्सम कहलाते हैं। संस्कृत के शुद्ध शब्दों को तत्सम कहते हैं। तत्सम का शाब्दिक अर्थ होता है उसी के समान। वे शब्द जो ग्रामीण क्षेत्र और जनजातियों में बोले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, देशज। जैसे कटोरा, कच्चा, उड़द, उसारा, तावा, कुप्पी। क्वेश्चन नंबर 38 अब हम देखते हैं। किस बोली में ने पर सर्ग लगाया जाता है। ने
परसर्ग लगाया जाता है। ऑप्शन ए है ब्रज, ऑप्शन बी है खड़ी बोली, ऑप्शन सी है राजस्थानी, ऑप्शन डी है अवधी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी खड़ी बोली में क्या हम लगाते हैं, ने परसर्ग लगाते हैं। यह ओंकार बहुला बोली है, इसमें मैंने, तुमने, तूने, तुन्ने आदि शब्द प्रचलित हैं। अवधी बोली आकार बहुला है, इसमें जबन, तवन, कवन, तोर, हमार, तोका, मोका शब्द प्रचलित हैं। राजस्थानी की बोली ओकार बहुला है, यहाँ ड़ावर्ण की बोली अधिक बोली जाती है, जैसे मारो, भारो, कोण, ठाड़ा आदि। ब्रज की क्रियापद की बोली ओकार जाती है, जैसे गयो, खायो, भयो, पढ़ो। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का सबसे पहले नाम किसने सुझाया था? हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? ऑप्शन ए है रविन्द्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन बी है मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन है, देव जो महान है यह किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन ए है कर्मधारय, ऑप्शन बी है बहुव्रीहि, ऑप्शन सी है तत्पुरुष, ऑप्शन डी है अव्ययी भाव। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कर्मधारय। देव जो महान है कर्मधारय समास है, जिस समास में प्रथम पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष अर्थात संज्ञा हो, कर्मधारय समास होता है। इसमें देव विशेषण तथा महान विशेष से है, जहाँ प्रथम पद तथा दूसरा पद दोनों मिलकर किसी अन्य की विशेषता बताएं, बहुव्रीहि समास कहलाते हैं। जैसे दशानन, चंद्रशेखर, लंबोदर। और जिस समाज में विभक्ति कारक का लोप हो, तत्पुरुष समास होता है, जैसे गगनचुंबी, कटफड़वा, राजपुत्र, नरेश, निशाचर। जहाँ प्रथम पद प्रधान तथा दूसरा पद संज्ञा हो, अव्ययी भाव समास कहलाता है, जैसे यथाशीघ्र, प्रत्येक, प्रत्याहार, आगत, आमरण, प्रतिदिन और भरपेट। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, रीजनिंग के आगे हैं क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। ए बी से लंबा है, ए क्या है देख लेते हैं। अब देखो ए क्या है, बी से लंबा है, तो हम ए को ऊपर रख देते हैं, बी को नीचे रख देते हैं। डी सी से छोटा है, अब डी जो है भैया ये क्या है, सी से छोटे हो गए, किंतु ई से लंबा है। यहाँ पे देखो डी जो है सी से छोटा हो गया, किंतु ई से लंबा हो गया। यहाँ पे ई यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे डी सी से छोटा है किंतु ई से लंबा है। ऊंचाई में ध्यान रखें तो केवल डी ही ए तथा बी के मध्य है। डी कहाँ है, ए तथा बी के मध्य है। यहाँ पे अगर हम डी कर देते हैं तो सी कहाँ जाएगा, सी ऊपर जाएगा और फिर ई नीचे आ जाएगा इसके, ठीक। अब इससे पूछ रहा है सर्वाधिक लंबा कौन है, तो इसका यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको, सी, ऑप्शन बी। सर्वाधिक लंबा कौन है, सी जो है ऑप्शन बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ए ने कहा बी से, ए ने बी से कहा, मैं जब तुम्हारी उम्र का था तब तुम्हारी जो उम्र थी उसकी दोगुनी उम्र आज मेरी है। मैं जब तुम्हारी उम्र का था तब तुम्हारी जो उम्र थी उसकी दोगुनी उम्र आज मेरी है। यदि उनकी वर्तमान उम्र का योग 63 ईयर है या वर्ष है, तो ए की वर्तमान उम्र क्या होगी, देखते हैं इसका सलूशन। देखो ए और बी की पहली आयु क्या होगी, एक की x हो जाएगी, एक की x प्लस वाई होगी, और y वर्ष बाद क्या हो जाएगा, एक की 2x हो जाएगी और इसकी क्या हो जाएगी x प्लस वाई, क्योंकि इसकी जो पहले थी वो अब इसकी अब है, और इसकी क्या
जाएगी, इसकी दोगुनी हो जाएगी। तो प्रश्नानुसार देखो हल करते हैं हम यहाँ पे। x प्लस वाई गिव्स आउट इक्वल टू कितना है 2x के, तो 2y बराबर क्या हो गया x के, तो y बराबर क्या हो गया x/2, और a और b की वर्तमान आयु का योग 63 है, तो 2x प्लस x प्लस वाई इक्वल टू 63 हो गया, तो 3x प्लस वाई बराबर 63 हो गया। अब यहाँ से y का मान रख देते हैं हम, तो x बराबर कितना आ गया 18। जब x बराबर 18 आ गया तो a की वर्तमान आयु क्या थी 2x, तो 2x क्या हो जाएगा 36। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 43। देखो सबसे पहले अहमद अपने स्थान से उत्तर की ओर 20 मीटर जाता है। अगर हम ये देखते हैं उत्तर, देखो ये देखो उत्तर, यहाँ पे कहाँ जा रहा है ये 20 मीटर, यहाँ इधर जाता है। तब वह दाईं ओर मुड़ता है, तुरंत ही अपने भाई साहब दाईं ओर मुड़ गए। अब ये कितना चल गया 15 मीटर। अब उसके बाद फिर पुनः दाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। अब ये फिर दाईं ओर मुड़े इधर नीचे, अब यहाँ पे कितना चल रहा है 20 मीटर चल रहा है, और तुरंत फिर बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है। उनको कहाँ जाना भाई, अब ये 25 मीटर ये बाएं मुड़कर चल देते हैं। ये अब अहमद अपने चलने के स्थान से कितनी दूर है, तो देखिए यहाँ पे ये 15 है और ये 25, क्योंकि इसी के समांतर तो ये भी 15 हो जाएगी और ये 25 हो जाएगी, तो 15 प्लस 25 बराबर कितना हो जाएगा 40 मीटर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं अब हम। श्रृंखला के लुप्त पद को ज्ञात करें। देखिए जब भी ऐसे सवाल आते हो सबसे पहले क्या कीजिए, इनकी सबकी नंबरिंग कर दीजिए। जैसे डी है, सी है, बी है, ए है, तो अच्छा यहाँ पे हमको एक क्रोनोलॉजी देखने को मिल रही है कि ये थोड़ा घटते क्रम में नहीं लगना। जैसे मान लो अगर इधर से हम पढ़े तो ए बी सी डी, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, पी क्यू आर एस। अब देखते हैं अगर ऐसा कुछ दिख रहा है क्या यहाँ पे, जी एफ एच ई, ये गलत हो गया, आई होना चाहिए यहाँ पे, एच ई ये भी गलत हो गया, ई एच ई एफ होना चाहिए, ई एफ जी एच ये सही लग रहा है, ऑप्शन डी यहाँ पे देखो सही भी हो गया। आप चाहे वैसे कर लें, चाहे आप ऐसे कैलकुलेशन करके कर लें, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, फेस को 61-35 के रूप में कोड किया जाता है, डेड को 45-14 के रूप में कोड किया जाता है, तो हाई को कोड कैसे किया जाएगा। यहाँ हम देख सकते हैं, देखो फेस को क्या किया गया है, F 6 पे आता है तो यहाँ पे 6 लिख दिया, A 1 पे आता है यहाँ पे 1 लिख दिया गया। तो अब ये पैटर्न हमको देखने को मिल रहा है ना, D 4 पे आता है, D 4 पे लिखा गया है। तो हाई के लिए H क्या होता है, H हो जाएगा 8, फिर I के लिए 9, G के लिए 7, H के लिए फिर से 8 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 8 9 7 8, ऑप्शन ए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। इस प्रश्न में एक शब्द के आगे 4 और शब्द दिए गए हैं, उनमें से एक शब्द का निर्माण दिए गए शब्द के वर्णों से नहीं किया जा सकता है, उस शब्द को चुनें। जैसे देखते हैं हम मूवमेंट, यहाँ पे देखो 2 M हो गए, O हो गया, E हो गया, N हो गया और T हो गया, ये बन जाएगा। बी हम देखते हैं कॉस्मोस, C हो गया, O हो गया, C हो गया, O हो गया, S हो गया, कॉस, M हो गया और फिर से O हो गया, फिर अब S एक और उनको चाहिए, अब यहाँ पे एक और S है नहीं, तो यही ऑप्शन सही हो गया, मतलब ये इससे नहीं बन सकता है, ऑप्शन बी सही है। अब 47 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। एक चौकोर कागज को मोड़कर छिद्रित किया गया है, जैसा कि प्रश्न आकृतियों में दिखाया गया है। कागज खोलने पर कौन सी आकृति दिखाई देगी। देखो ये यहाँ पे कॉर्नर वाला ये जो एरिया है ये किधर मुड़ गया अंदर की तरफ, और ये भी इधर अंदर की तरफ मुड़ गया, और यहाँ पे छेद किए जाते हैं। तो जब हम खोलेंगे तो ये जो छेद यहाँ पे हैं ये हमको कहाँ पे दिखने चाहिए, यहाँ पे भी होने चाहिए, अब ये यहाँ पे भी होने चाहिए, और ये वाले इधर भी कहाँ पे होने चाहिए, इधर यहाँ पे भी होने चाहिए। अब देखिए यहाँ पे
किसी भी उत्तर में हमको 4 ऐसे दिख रहे हैं पैटर्न, 4 बिंदु, इसमें 2 ही, ये गलत हो गया, इसमें 4 दिख रहे हैं, इसमें ये भी गलत, ये भी गलत। ऑप्शन बी सही आंसर हो गया। इसमें देखिए 48 में क्या है, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को पूरा करेगी। अब प्रश्न आकृति आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे है, ऐसे एक सर्कल बना हुआ है और यहाँ पे 2 लाइनें हैं। तो हम देखते हैं एक सर्कल 2 लाइनें, ये हल्का आधा थोड़ा सर्कल और 2 लाइनें इधर हो गई, इसमें 2 लाइनें इधर हो गई, ये तो गड़बड़ ही हो गया। इसमें यहाँ पे 3 हो गई, यहाँ पर भी 3 हो गई, तो ऑप्शन ए सही है। देखो यहाँ पे वो अलग की बात है कि उन लोगों ने घुमा के कैसे रखा है, ये ऐसे यहाँ पे बनता थोड़ा, ये अब इस क्रम को पूरा करने के लिए सही अक्षर समूह को चुनें। इन शब्दों में यही, इन क्वेश्चंस में यही होता है कि आप जल्दी से ही रख कर देख सकते हैं कि नहीं। तो अब जैसे हम ऑप्शन ए से ही शुरू कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली इसमें ऑप्शन ए ही सही है, बट हम रख के देखते हैं। पहला क्या है, सी, सी यहाँ पे रख दिए हम, उसके बाद है जी, यहाँ पे जी रख दिए, फिर है बी, बी रख दिए, फिर है सी, सी रख दिए, फिर है बी, बी रख दिए। तो अब देखते हैं क्या बन गया, सी बी बी जी, सी बी बी जी और सी बी बी जी। यहाँ पे देखते हैं 3-4-4 का ये पैटर्न बन रहा है, तो यही ऑप्शन सही, ऑप्शन ए सही। अब क्वेश्चन नंबर 50, प्रश्न आकृति उत्तर आकृतियों में किसमें छिपी हुई है। ऐसी आकृति आपको किस में देखने को मिल रही है, देखते हैं। अगर हम इसको ऐसे बनाएं, ऐसे, ये देखिए इसमें भी बन जाएगी, ऑप्शन ए ही सही लग रहा है इसमें। और इसमें मैंने जब सॉल्व किया था तो इसमें ऑप्शन सी में भी ये हल्की सी आकृति बन रही, बट ये एरो शायद गड़बड़ कर रही है, इसलिए इन्होंने आंसर नहीं माना। क्या है, आई डोंट नो। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, लुप्त शब्द को ज्ञात करें। यह दूध में क्या होता है, कैल्शियम, तो दाल में अधिकतम क्या होता है, प्रोटीन। ऑप्शन ए सही। इसमें देखो क्या हो रहा है, 1 2, यहाँ पे 2 लाइनें हैं और यहाँ पे फिर क्या होगा, अब 2 और जुड़ जाएंगी, 1 2 थी, अब तीसरी और ये चौथी, 4 हो गई। ठीक, अब यहाँ पे 4 लाइनें हो गई, अब इसमें क्या होगा, 4 और जुड़ेंगी, तो 1 2 3 4, 4 तो हो गई ना, 1 देखो यहाँ पे देखिए 1 2 3, यहाँ पे 3 जुड़ी। अब यहाँ पे आगे क्या होगा, यहाँ पे आगे 4 जुड़ेंगी। अब सॉरी, यहाँ पे देखो 2 जुड़ी, अब यहाँ पे 3 जुड़ी, अब आगे क्या होगा, 4 जुड़ेंगी। तो जब 4 जुड़ेंगी ये आकृति ऐसे जाएगी, 2 3 और ये 4। देखो इस ऐसे किस में दिख रहा है, ये आकृति इसमें दिख रही है। ऑप्शन डी सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 53 देखो, 17 बोगी वाली अंदर से जुड़ी एक ट्रेन के बीच डिब्बे में एक खोंचे वाला है, वह 6 डिब्बे पीछे आकर अगले स्टेशन पर उतर जाता है। अब वह इंजन से लगे तीसरे डिब्बे में चढ़ जाता है, इंजन से लगे तीसरे डिब्बे में चढ़ जाता है। वह अपने पहले स्थान से कितने डिब्बे दूर है, कितने डिब्बे दूर है। तो यहाँ पे देखो बना भी है, अगर ट्रेन में 17 बोगी की है तो मध्य का डिब्बा कौन सा होगा, 9, 8 इधर हो जाएंगे, 8 इधर हो जाएंगे और 9 ये हो गया। अब वह 6 डिब्बे पीछे जा रहा है, ये देखो यहाँ पे 6 डिब्बे पीछे गया और यहाँ पे उतर गया, यहाँ से कोई मतलब नहीं ज़्यादा। अब मतलब है ये कि वह इंजन से तीसरे डिब्बे में, पहला दूसरा तीसरा, तीसरे में चढ़ गया और पहले कहाँ पे था, पहले 9 पे था। अब पूछा इनके मध्य कितने डिब्बे हैं, तो 1 2 3 4
5। कितने डिब्बे हैं? 5। ऑप्शन ए सही। अब देखिए इस प्रश्न में क्या है। इस प्रश्न में एक कथन समूह के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, निष्कर्ष दिए गए, सबसे उचित विकल्प का चुनाव करें। तो पहला क्या है? कुछ कपड़े कमीज है। ये रहे आपके कुछ कपड़े और ये हो गया आपके कुछ कमीज, कपड़े और इधर हो गए कमीज। सभी कमीज सफेद हैं और सभी कमीज क्या है भैया? सफेद भी हैं। सभी कमीज सफेद हैं। कुछ कपड़े लाल हैं और कुछ कपड़े इधर क्या हो गया अभी? ये लाल हो गए। ठीक, अब क्या कह रहा? सभी कमीज लाल हैं, पहला ऑप्शन। सभी कमीज तो लाल नहीं इसमें हमको दिख रहे हैं, पहला गलत हो गया। ऑप्शन बी क्या है? कुछ कपड़े सफ़ेद हैं। यहाँ पे देखिए ये हो गए कपड़े और ये हो गए सफ़ेद। यहाँ पे देखिए ये है ना कुछ कपड़े सफ़ेद, तो ये दूसरा सही लग रहा मुझे। तीसरा देखते हैं, कुछ कमीज सफ़ेद है। यहाँ पे कमीज है और सफ़ेद है। कुछ कमीज नहीं, यहाँ पे एक्चुअली पूरी कमीजें सफ़ेद हैं, तो सी भी गलत हो गया। सभी कपड़े लाल हैं और सभी कपड़े तो लाल हैं भी नहीं, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 55। यदि रेड को कूट भाषा में 360 लिखा जा सकता है तो ग्रीन को क्या लिखा जा सकता है? और इसमें देखो क्या किया गया। रेड में क्या क्या है? आर। आर कितने पे है? आर मतलब 18, ई मतलब 18 और ई मतलब 5 और फिर डी मतलब 4। इन चारों को गुणा मल्टीप्लाई किया गया। 18 गुणे 5 गुणे 4, 18 पंचे 90, 9 चौक 36, 360। यहाँ से आ गया ये 360। अब हम बात करते हैं ग्रीन की, तो ऐसे ग्रीन को भी रखते हैं। G7 हो गया, R18 हो गया, E5 हो गया, E5 हो गया और N14 हो गया। जब इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 44,100। तो इसमें किस में है? ऑप्शन बी। अब इसमें देखते हैं कि इनसे सबसे कौन सा संबंधित नहीं है, इन चारों में कौन सा जो है जो उनसे अलग है। तो इनमें भी हम सबसे पहले वही कर सकते हैं। सबसे पहले आपको नंबरिंग करनी है। देखिए अब यहाँ पे की हुई है तो मैं नहीं कर रहा हूँ। जैसे K11 हो गया, I9 हो गया, M13 हो गया। आज जब चारों ऑप्शन को नंबरिंग कर लेंगे तो आपको दिखेगा कहाँ पे क्या अंतर है। M13 हो गया, P16 हो गया, ये ऑप्शन ए का हो गया। ऑप्शन बी क्या हो गया? HEIL, H8 हो गया, E5 हो गया, I9 हो गया, L12 हो गया। ठीक है, ऐसे ही सबका जब हम कर लेते हैं तो हमको डिफरेंस देखने को मिलता है। पहले -3 हो रहा, फिर +4 है, +3 हो रहा। इन तीनों में तो सेम ये पैटर्न चल रहा है, बट जब ऑप्शन ए की बात करते हैं तो के के बाद आई आता है, जो कि क्या हो रहा है? -2 हो रहा। एक्चुअली में यहाँ पे -3 होना चाहिए था, तो इसलिए इसमें से कौन सा अलग है? ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन नंबर 57, 57 नंबर क्या है? विलुप्त संख्या भरें। अगर आपको ऐसा बॉक्स दिखता है तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? जोड़ते हैं। देखते हैं हम, 9 4 13, 13 2 15, ठीक है, 7 3 10, एक पता नहीं, 6 1 7, 7 8 15, मतलब कि ये ऐसे ही ज्वाइंट हो रहे हैं। तो यहाँ पे 7 3 10, अब यहाँ पे 5 आ जाए तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ऑप्शन 5 दिख रहा है? हाँ, डी सही आंसर है। यदि ए है -b है प्लस तथा c है क्या? मल्टीप्लाई, तो 5c4 a 2b3 और b6 का मान क्या होगा? तो यहाँ पे सीधे सीधे आपको जो दिखे, देखो a क्या होगा? माइनस हो गया, b क्या होगा? प्लस हो गया। तो जहाँ पे जो दिखे वहाँ पे ये सीधे सीधे रख दो। तो c की जगह पे मल्टीप्लिकेशन, a की जगह पे सब्ट्रैक्ट, b की जगह पे ऐड और b की जगह पे ऐड। जब हम रखते हैं तो ऑप्शन आता है
21 आंसर आता है, जो कि ऑप्शन ए डी है इसमें। डी मेरा भी आया था। अगला क्वेश्चन है, यदि प्लस का तात्पर्य है से बड़ा, माइनस का तात्पर्य है से छोटा एवं इक्वल टू का तात्पर्य है से बड़ा नहीं, तो a प्लस बी तथा b माइनस सी संकेत करता है। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन इसका देखते हैं। तो a प्लस बी क्या है, a इज ग्रेटर देन b, b माइनस सी क्या है, b इज लेस देन c, अर्थात c इज ग्रेटर देन b। तो a प्लस बी तथा b माइनस सी क्या होगा, a इज ग्रेटर देन b, और यहाँ से क्या होगा, c इज ग्रेटर देन b। तो b भी कॉमन हो रहा है, यहाँ पे a c हो रहा है, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर। ठीक है, यही इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 60, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 3 बराबर 7, 8 बराबर 12, 9 बराबर 13, तो 7 बराबर क्या होगा, देखो यहाँ पे 3 4 7, 8 4 12, 9 4 13, तो 7 3 10, ऑप्शन सॉरी 4 है यहाँ पे, 3 4 7, 8 4 12, 9 4 13, तो 7 4 11, ऑप्शन ए। सॉरी। अब सामान्य जानकारी भाई, जनरल नॉलेज आ गई, यहाँ पे जीके क्वेश्चंस आ गए हैं, देखते हैं। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने? तो महात्मा गांधी कब बने थे? ये 1924 में बने थे, जब बेलगांव अधिवेशन हुआ था। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। महात्मा गांधी 1924 में बेलगांव में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। और 1923 में क्या होगा, विशेष अधिवेशन था, अबुल कलाम आज़ाद जिसके अध्यक्ष बने दिल्ली में। 39वां मौलाना मोहम्मद अली थे, काकीनाडा में हुआ था। 38वां है जो कि गया में हुआ था, देश बंधु चित्तरंजन दास। और 41वां है श्रीमती सरोजिनी नायडू, जो कि कानपुर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, क्रीमी लेयर संबंधित है। क्रीमी लेयर किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है बायोस्फीयर से, ऑप्शन बी है सामाजिक एवं आर्थिक हालात से, ऑप्शन सी है कुक्कुट पालन से, ऑप्शन डी है दुग्ध उत्पादों से। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सामाजिक एवं आर्थिक हालत से। क्रीमी लेयर शब्द 1971 में संथानम आयोग ने दिया था। यह सामाजिक और आर्थिक हालत से संबंधित है। इस शब्द का प्रयोग आयोग ने अन्य पिछड़ा वर्ग के अमीरों और शिक्षित परिवारों के लिए किया है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए है संहिता, ऑप्शन बी है ब्राह्मण, ऑप्शन सी है अरण्यक, ऑप्शन डी है उपनिषद। तो वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? ब्राह्मण, ऑप्शन बी सही है। ये देखो, वेदों के गद्य प्रकरण ब्राह्मण कहलाते हैं। संहिता के पश्चात वैदिक साहित्य में ब्राह्मण ग्रंथों का स्थान है। वेदों के इस पे संक्षेपीकरण करने के लिए इन ग्रंथों की रचना की गई है। इस ग्रंथ में यज्ञों के संबंध में व्यक्त किए गए विचारों का उल्लेख है। अरण्यक क्या होते हैं? ब्राह्मण ग्रंथों के बाद अरण्यकों की रचना की गई। इनकी रचना अरण्यों अर्थात वनों में पढ़ाए जाने के लिए की गई थी, इसी कारण इन्हें अरण्यक कहा गया। इनमें यज्ञों के स्थान पर ज्ञान और चिंतन की प्रधानता दी गई है। उपनिषद क्या है? उपनिषद क्या है? वैदिक साहित्य के अंतिम भाग उपनिषद हैं। इन्हें वेदांग भी कहा जाता है। उपनिषद मुख्यतः ज्ञान मार्गी रचनाएं हैं। इनका मुख्य विषय ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन है। अगला क्वेश्चन है, फुटबॉल की निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आरंभ 1945 में हुआ था? ऑप्शन ए है डूरंड कप, ऑप्शन बी है DCM कप, ऑप्शन सी है सीजर्स कप, ऑप्शन डी है संतोष ट्रॉफी। तो ये उष्ट जीके हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, DCM कप। DCM कब हुआ था? 1945 में।
और संतोष ट्रॉफी हुई थी 1941 में। डूरंड कब है? 1888 में। अगला क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली में, ऑप्शन बी हैदराबाद में, ऑप्शन सी इलाहाबाद में, ऑप्शन डी है कानपुर में। तो इसका सही है आंसर ऑप्शन बी हैदराबाद में। लाल बहादुर शास्त्री जिसे फुटबॉल और क्रिकेट का फतेह मैदान के नाम से जाना जाता है, कहाँ है? हैदराबाद अर्थात तेलंगाना में है। इस स्टेडियम का नाम 1967 में फतेह मैदान से बदलकर पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम रखा गया। अगला क्वेश्चन है, पराध्वनिक गति का मापांकन किस इकाई से होता है? ऑप्शन ए मैक, ऑप्शन बी नॉट, ऑप्शन सी रिएक्टर, ऑप्शन डी हर्ट्ज। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मैक। नॉट होता है क्या? दूरी का मात्रक। रिएक्टर होता है भूकंप तीव्रता का मात्रक। हर्ट्ज जो होता है फ्रीक्वेंसी का मात्रक अर्थात आवृत्ति का। अगला क्वेश्चन है, रक्त लाल दिखाई देने का कारण होता है? ऑप्शन ए प्लाज्मा, ऑप्शन बी कतिपय स्रावों का होना, ऑप्शन सी लोहिताणु, ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन। 68 जल जो साबुन लगाने पर अच्छा झाग नहीं बना पाता को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए खारा जल, ऑप्शन बी भारी जल, ऑप्शन सी मृदु जल, ऑप्शन डी संक्रमित जल। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए खारा जल। इसका एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। देखो, खारे जल में कैल्शियम व मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट तथा बाइकार्बोनेट के लवण घुले होते हैं। ये लवण साबुन के साथ क्रिया करके अविलेय यौगिक बनाते हैं जो पात्र के वेदे में जमा हो जाते हैं और इन्हीं अविलेय यौगिकों के कारण साबुन झाग नहीं देता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसार में सबसे अधिक तीव्रता से काटता है? ऑप्शन ए अफ्रीकी बिच्छू, ऑप्शन बी पनामा की दीमक, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया की गिलहरी, ऑप्शन डी भारतीय कोबरा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पनामा की दीमक। पनामा की दीमक पूरे विश्व में सबसे अधिक तीव्रता से काटते हैं। ये अपने जबड़ों को कसते हुए लगभग 70 मीटर पर सेकंड की गति से शत्रु पर हमला करते हैं। पनामा के दीमक भोजन करते समय अत्यधिक शोर करते हैं। इस दौरान इनके जबड़े के प्रहार को सबसे तेज प्रहार के रूप में रिकॉर्ड किया गया है। किसको? पनामा के दीमक को। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है? ऑप्शन ए पत्रकारिता, ऑप्शन बी सिनेकला, ऑप्शन सी खेल संपादकीय, ऑप्शन डी साहित्य संबंधी लेखन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पत्रकारिता। यहाँ पर देखते हैं गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता से संबंधित है जो 1961 में शुरू किया गया है। यह पुरस्कार विश्व समाचार संगठन द्वारा व्यक्ति या समूह को दिया जाता है। वर्ष 2022 का गोल्डन पेन फ्रीडम पुरस्कार पोलैंड के समाचार पत्र गजेटा विवोरक्जा को प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए दरोगा, ऑप्शन बी फौजदार, ऑप्शन सी सूबेदार, ऑप्शन डी कोतवाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कोतवाल। मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को कोतवाल कहा जाता था। कोतवाल को घरों और सड़कों का लेखा रखना पड़ता था। वह कस्बे के कई भागों में बांटकर दूसरे व्यक्ति को कार्य सौंपता था और उस व्यक्ति को प्रतिदिन की आवागमन की आज्ञा कोतवाल को देना होता था। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए सरदार पटेल, ऑप्शन बी बाबू जगजीवन राम, ऑप्शन सी मोरारजी देसाई, ऑप्शन डी गोविंद बल्लभ पंत। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सरदार पटेल। अगला क्वेश्चन है, रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? ऑप्शन ए भरत,
ऑप्शन बी मेघनाद, ऑप्शन सी सुग्रीव, ऑप्शन डी लक्ष्मण। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भरत। प्राचीनतम वेद कौन सा है? अगला क्वेश्चन है प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी अथर्ववेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी सामवेद। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ऋग्वेद। ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान संग्रह है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएं हैं। इस वेद के पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। तरला दलाल किस रूप में प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन ए पाक कला विशेषज्ञ, ऑप्शन बी बाल मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन सी मीडिया प्रबंधक, ऑप्शन डी शास्त्रीय नर्तकी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। तरला दलाल भारत की एक प्रख्यात भोजन लेखिका व रसोइया थी। इन्होंने खाना पकाने के कई कार्यक्रम जैसे तरला दलाल शो व कुकी अप विद तरला दलाल की मेजबानी की थी। भोजन कला विशेषज्ञ को पाक कला विशेषज्ञ भी कहते हैं। ये उस टाइम का करंट अफेयर, तो इसको हम छोड़ देते हैं। ये उस टाइम जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में किस नंबर के हैं? अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान लिखा गया था 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम अवधि में। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है 3 वर्ष में, ऑप्शन डी है, ऑप्शन सी है 3 वर्ष से अधिक अवधि में, ऑप्शन डी है 2 वर्षों में। तो हमको पता है हमारे देश का संविधान जो लिखा गया था उसको लिखने में लगा था कुल 2 साल 11 माह 18 दिन। तो ये क्या है? 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम। ऑप्शन ए सही आंसर है। भारत संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 8। इसका सही आंसर ऑप्शन सी 11। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 4 का जोड़ा गया तथा अनुच्छेद 51 का के तहत मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया और वर्तमान में इनकी संख्या 11 है। क्वेश्चन नंबर 79। सिपकिला दर्रा हिमालय की किस घाटी में स्थित है? ऑप्शन ए नाभा घाटी, ऑप्शन बी चंद्रा घाटी, ऑप्शन सी कुल्लू घाटी, ऑप्शन डी सतलज घाटी। इसका सही आंसर ऑप्शन डी सतलज घाटी। सिपकिला दर्रा हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है। यह शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। सतलज नदी इस दर्रे के पास ही एक तंग घाटी से गुजरकर तिब्बत से भारत में प्रवेश करती है। अतः यह स्पष्ट है यह सतलज घाटी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है त्रिपुरा को भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? ऑप्शन ए 1956, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1975, ऑप्शन डी 1947। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1972 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया त्रिपुरा को। त्रिपुरा एक उत्तर पूर्वी राज्य है। यह देश का तीसरा सबसे छोटा राज्य है। त्रिपुरा 1 जुलाई 1963 तक केंद्र शासित प्रदेश था और 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। और यहाँ से हमारा क्वेश्चन पेपर समाप्त होता है। चलिए धन्यवाद।